Bismillahirrahmanirrahim. I am Hafiz Muhammad Abu Bakr Siddiq. I am going to record some lectures on principles of microeconomics, and I am following the book written by the Mankiv. बेसिकली मैनकिव ने 3 जो बुक्स हैं वो हैं उसकी जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से है और जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं, और दूसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको 2 पार्ट्स में जब किया तो ये 2 बन गई हैं। तो अब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, और इसमें मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से। तो अगर आपने इसके सारे जो लेक्चर्स हैं वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं माइक्रो के। और ये जो बेसिकली इकोनॉमिक्स है ये किस चीज़ को डील करती है, इसकी मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसकी थ्योरी क्या है, तो ये बड़ी बेसिक सी बुक है। तो हम इस बुक को इंशाल्लाह जो है वो फॉलो करेंगे और इसके मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो उसके रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। अच्छा, अगर तो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप अगर ये चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर्स खुद ही जो है वो अवेलेबल हों, तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है इसका टाइटल ये है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें वो फाउंडेशन बताई गई है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जिसकी बेस पे हम बहुत सारी थेरीज़ या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स या बहुत से जो लॉज हैं वो डेवलप करेंगे। या ये कह लें कि ये जो इस सब्जेक्ट का मेन थीम है, जो इस सब्जेक्ट के लिए मेन कुछ बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। और इन प्रिंसिपल्स को जो है वो 3 बेसिकली हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो डिसीजन मेकिंग के लिए है कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। उसके बाद एज ए जो मार्केट है वो किस तरह से काम करती है, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखते हैं या मार्केट में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो गवर्नमेंट उसको किस तरह से उसमें इंटरफेरेंस करती है। और जो लास्ट वन है उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो बेसिकली जो मार्केट है वो वर्क कैसे करती है, या एज ए होल हम उसको देखते हैं कि एज ए होल पूरी की पूरी इकानमी के लिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी वर्थ और इनकी वैल्यू क्या है, या इसके पर्सपेक्टिव से हम किस तरह से इकानमी को देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस economics. Firstly, in 1776, the founder of economics, Adam Smith, has written a book, The Nature and Causes of Wealth of the Nation, and defined economics as science of wealth, which deals with the 4 aspects of wealth. The first one is how wealth is consumed. The second one is how wealth is produced. The third one is how wealth is distributed among the people. And the fourth one is how wealth is exchanged among the people or among the countries. If we talk about the principle, if we talk about the main component, production of wealth, here wealth means not only the income, it includes goods and services also. The first component is production of wealth. It means how wealth is produced. The wealth is produced by the 4 factors of production. The first factor of production is land. The second one is labor. The third one is capital. And the fourth one is entrepreneurship or organization. According to the Adam Smith, the wealth is produced by the help of 4 factors of production,
land, labor, capital, and organization. The second component of the definition is distribution of wealth. According to the Adam Smith, the wealth which is produced at first stage is distributed among the four factors of production as reward. The reward of labor is wage. The reward of land is rent. The reward of capital is interest or share. And the reward of entrepreneurship is profit. These are two main components. The first one is production. The second one is distribution. Now the third one is consumption of wealth. According to the Adam Smith, the part of wealth which is consumed on the basic needs of life, on the basic necessities of life, is consumption of wealth. The last and the fourth one is exchange of wealth. How wealth is exchanged? According to the Adam Smith, the wealth is exchanged among the persons, among the people, or among the countries. If we take an example, if we purchase anything from a shopkeeper, there is a transaction of exchange of wealth. I will give some money and the shopkeeper give me a book. This transaction is the exchange of wealth. It is within the country, within the local market, or it can be an international market. If the transaction done in the international market, we can say the exchange of wealth among the countries. Now, economics basically is a social science which deals with the human behavior. It explains the behavior at the time when a person trying to make a decision. It refers to the theory of microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is a branch of economics that deals with the behavior of individual economic units such as consumers, individual firms, workers, investors, individual markets, and others. Macroeconomics deals with the aggregate economic variables such as growth rate of income, national output, interest rate, unemployment, and inflation, etc. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो जब हम ये बात करते हैं कि जब हम प्राइसेस की बात करते हैं, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अभी मैंने जो है वो डिस्कस किए थे कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। अब इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू को मेजर किया जाता है प्राइसेस में। अगर हम लैंड की वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसको हम रेंट कहते हैं। अगर हम लेबर की वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसको हम वेज कहते हैं। अगर हम कैपिटल की वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसको हम शेयर या इंटरेस्ट कहते हैं। और अगर हम एंटरप्रेन्योर की वर्थ या उसकी प्राइस को मेजर करते हैं तो उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब हमने देखना ये है कि अगर तो हम प्राइस की बात करें कि इन इंडिविजुअल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी प्राइस क्या है तो ये माइक्रो में आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है या इन्फ्लेशन है वो क्या है तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम इसी तरह से डिफरेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, किसी हम इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, उसकी प्रॉफिट की बात करेंगे या उसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे तो वो माइक्रो में आएगा। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि जो हमारी सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है
या एग्रो बेस इंडस्ट्री है, तो ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम डिस्कस करते हैं किसी भी वर्कर के बिहेवियर को, उसकी प्रोडक्टिविटी को, तो वो इंडिविजुअल लेवल है। लेकिन अगर हम एज ए होल डिस्कस करते हैं या उसको मैयर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है या उसका प्रोडक्टिव लेवल है वो क्या है, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अगर हम इंडिविजुअल फर्म की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो माइक्रो में आएगा। और अगर इसी तरह से हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं ओवरऑल, तो जो नेशनल आउटपुट है या नेशनल इनकम है या नेशनल प्रोडक्शन है, तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सेम इसी तरह से जो है वो, अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की जॉब की बात करते हैं तो वो माइक्रो में आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के लिए देखते हैं कि कितने लोगों के पास जो है वो रोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, तो वो ओवरऑल जो रेट इकोनॉमिक्स में आएगा। तो अब ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको एडम स्मिथ ने जिस तरह से डिफाइन किया, तो अब बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन एडम स्मिथ की थी, उसके अलावा जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है जिसको हम जो है वो दुनिया में किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या वो एप्लीकेबल है, तो वो ये है कि कोई भी जो पर्सन है, इंडिविजुअल, या कोई भी जो इकोनॉमी है, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। और ये जो हमारे पास लिमिटेड या स्कॉर्स रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए हमने अपनी मैक्सिमम जो विशेस, डिजायर्स हैं, उनको हमने फुलफिल करना है। तो एक तरफ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ हमारे पास अनलिमिटेड डिजायर्स हैं या विशेस हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ये एक डिसीजन मेकिंग साइंस है। अब आपने डिसीजन कब लेना है, जब हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज हैं और हमारे पास चॉइस है कि किस तरीके से हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या किस तरीके से हम अपने जो मैक्सिमम विशेस हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं या उनको जो है वो उन रिसोर्सेज में रहते हुए पूरा कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से जब हम डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब था कि हाउस होल्ड को कैसे मैनेज किया जाता है या एक हाउस होल्ड किस तरह से मैनेज करता है या मैनेजमेंट कैसे करता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं। अब हमने अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है और अपने हमने डिज़ायर्स को फुलफिल करना है जिनसे हम मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये एक डिसीजन मेकिंग साइंस है, तो हम हर एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक बिल्कुल स्मॉल लेवल पे या एज ए होल पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पे अगर हम देखें, तो हम बहुत से डिसीजंस ले रहे होते हैं या बहुत से इकोनॉमिक डिसीजंस को हम फेस कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एक घर की बात करें, एक हाउस होल्ड की बात करें, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हु विल वर्क, हु विल डू अ जॉब, what goods and how many of them should be produced, what resources should be used in production, at what price should the goods be sold। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं कि घर में हु विल कुक, हु विल वॉश द रूम। अब घर का खाना कौन पकाएगा, काम कौन करेगा। अगर हम फर्म की बात करें तो उसमें हमने क्या प्रोडक्शन करनी है, किन रिसोर्सेज को कितना कितना जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने यूटिलाइज करना है। अब जिन गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद उनको जो है वो किस मार्केट में सेल आउट करना है, उसके लिए सूटेबल मार्केट क्या है, उसके लिए सूटेबल प्राइस क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिसीजन हैं। और जो नॉर्मली होता ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमने उन रिसोर्सेज के साथ जो है वो मैनेजमेंट इस तरह से करनी होती है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम अपनी मैक्सिमम जो विशेस या डिज़ायर्स हैं उनको हम पूकें। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने मेनली ये डिसीजन मेकिंग साइंस है और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अनलिमिटेड डिज़ायर्स को हमने जो है वो फुलफ़िल करना है। तो ये किन चीज़ों को कंसिडर किया जा ये इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इकोनॉमिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ पीपल डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू वर्क, सेव एंड स्पेंड, कि कितना आपने काम करना है,
क्या आपने खरीदना है और कितना आपने सेव करना है, कितना आपने खर्च करना है। हाउ फर्म्स डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि एक फर्म का ऑप्टिमम लेवल क्या है, उसने कितनी प्रोडक्शन करनी है और उसने कितने वर्कर्स को हायर करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हाउ सोसाइटी डिसाइड्स हाउ टू डिवाइड इट्स रिसोर्सेज बिटवीन नेशनल डिफेंस, कि हमने डिसाइड ये करना, अगर हम एज ए होल देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे की अगर हम बात करें तो हमने ये देखना होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करते हैं। कंज्यूमर गुड्स के लिए कितना रख रहे हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए कितना रख रहे हैं, डिफेंस के लिए कितना हम रख रहे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम कितना रख रहे हैं, और जो अदर नीड्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है या सोसाइटी जो है वो कितने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। तो ये सारे के सारे डिसीजंस हैं, जैसे हम जो है वो इन डिसीजंस को जो है वो लेते हैं। और अब हम मूव करते हैं कि जो मेन इस कोर्स की या इस सब्जेक्ट की फाउंडेशंस हैं, जो मेन इसके रूल्स हैं जिनकी बेस पे इसकी जो है वो सारी की सारी फाउंडेशन है, तो उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो basically there are 10 principles of economics, and we have divided these 10 principles into three parts. The first part is how people make decisions. The second part is how people interact with each other, and the third one is the intervention of government and the role of government. First four principles under the decision making. The first one is people face trade-off. The second one is the cost of something is what you give up to get it. The third one is rational people think at margin. The fourth one is rational people respond to the incentive. The first one is where people make trade-off or people face trade-off. ऑल द टाइम जो है वो हमारा बिहेवियर इस तरह से होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर सपोज एक स्टूडेंट है तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन ये है कि उसका सुबह एग्ज़ाम है और आज उसने प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो अगर वो एग्ज़ाम की उस तरह से प्रिपरेशन नहीं करता और उस दिन जो उसके पास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम है, तैयारी के लिए, उस टाइम पे वो किसी और काम के लिए चला जाता है या पिकनिक के लिए चला जाता है, किसी पार्टी के लिए चला जाता है, तो क्या होगा, अब उसके पास स्टडी के लिए टाइम कम बचेगा। तो उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। किसको, उसने एंजॉयमेंट तो किया, उसने पिकनिक जो है वो पार्टी तो की है अटेंड, लेकिन उसने सेक्रीफाइस किया किसके साथ, एग्ज़ाम के साथ, स्टडी के साथ। तो अब उसके पास स्टडी के लिए टाइम कम है। जैसे इसके अलावा सेकंड लिखा हुआ है, हैविंग मोर मनी टू बाय स्टफ रिक्वायर्स वर्किंग लॉन्गर आवर्स, कि अगर आपने ज़्यादा परचेजिंग करनी है, अगर आपने अपना लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा जो है वो हाई रखना है, तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। अब अगर आप काम ज़्यादा करते हैं तो आपके पास लेजर के लिए टाइम कम होगा। तो उसके बाद ये ट्रेड ऑफ है कि हम किस तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड ऑफ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट रिक्वायर्स रिसोर्सेज दैट कुड अदरवाइज बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। अब थर्ड एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि अगर हमने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, लोगों को अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अब जिन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, वही रिसोर्सेज यूटिलाइज हो सकते थे कंज्यूमर गुड्स के लिए, लोगों के डिफेंस के लिए या अदर नीड्स के लिए, सब्सिडीज़ के लिए, लेकिन हम उनको उस सारे के सारे पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो ये भी एक बेसिकली ट्रेड ऑफ है, एक्सचेंज है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोसाइटी फेसेस एन इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। अब एफिशिएंसी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है? एफिशिएंसी ये होती है कि बाय यूटिलाइजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट, कि कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना
और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन करना। इसकी मैं एक मोस्टली एग्जांपल देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, कि जब हमारे पास नॉर्मली सेमेस्टर का जो टाइम होता है ना, वो 4 से 5 मंथ होता है, और स्टूडेंट ड्यूरिंग सेमेस्टर उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, ना ही उसका जो बेसिकली मैं टाइम की एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के पास डेली जो है वो एक ख़ास स्टडी के लिए टाइम होता है, जिसमें उसकी असाइनमेंट्स हैं, उसके क्विज़ेस हैं, उसकी क्लास पार्टिसिपेशंस हैं, उसके छोटे-छोटे टास्क हैं। अब वो प्रॉपरली जो है वो उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम करीब आते हैं तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा ज़्यादा हम एफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं, जिसमें जो है वो चैप्टर्स सारे के सारे याद भी हो जाते हैं, प्रिपरेशन भी हो जाती है, और उनकी रिवीजन भी हो जाती है। और ये बेसिकली है कि नॉर्मल रूटीन में हम टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे थे, और एग्ज़ाम के दिनों में हम जो टाइम यूटिलाइज कर रहे थे वो बेसिकली एफिशिएंट टाइम है, कि किस तरीके से हम कम टाइम में कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा आउटपुट जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी के लिए ये है, देखें एफिशिएंसी में हमने कहा कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इक्वलिटी का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे प्रोस्पेरिटी है, वेलफेयर है, गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है वेलफेयर के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, टैक्सेस के, तो उसमें कोशिश की जाती है कि इक्वालिटी रखी जाए, और इसमें इक्वालिटी रखी जा सकती है और इक्वालिटी होती है। अदरवाइज जो है वो एफिशिएंसी जो है वो एक इससे डिफरेंट है कि उसमें इक्वालिटी नहीं रखी जा सकती। हर पर्सन, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो आपकी डिपेंड करती है उसको यूटिलाइज करने पे। उसके बाद है ट्रेड ऑफ इसका, कि इसमें कैसे ट्रेड ऑफ किया जाता है। टू अचीव ग्रेटर इक्वालिटी redistribute income from wealthy to poor। अब ये देखें कि अगर हमने इक्वालिटी लेके आनी है तो नॉर्मली होता भी यही है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को ऐसे ही इम्पोज करती है कि जो रिच पर्सनस हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है और जो पुअर है उन पर टैक्स कम लगाया जाता है, ताकि मैक्सिमम इक्वालिटी की तरफ सोसाइटी को ले जाया जाए और किसी भी सोसाइटी से इनकम इनइक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस किया जाए। अच्छा, अब इसके बाद ये होता है कि अगर सपोज इसका लॉस क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस ज़्यादा लगाती है रिच पर्सनस पे और कम लगाती है पुअर्स पे, अगर तो उस रेशियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, इनइक्वालिटी को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी स्ट्रगल में जो है वो उनकी स्ट्रगल डिक्लाइन कर सकती है, उसका लेवल कम हो सकता है। उसकी वजह ये है कि उनको ये लग रहा होता है कि हम जितना भी काम करेंगे उसका ज़्यादा जो इंसेंटिव है वो हमें नहीं मिल रहा, वो जो ज़्यादा इंसेंटिव है वो तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे है, बट दिस रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू वर्क एंड प्रोड्यूस, कि अब जो है उनका जो बेनिफिट है वो बेसिकली उनको कम होता हुआ नजर आएगा। एंड आल्सो श्रिंक्स द साइज ऑफ द इकोनॉमिक पाई। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो अगर एफिशिएंसी डिक्लाइन करती है तो इससे इशू ये आता है कि ओवरऑल जो हमारा इकोनॉमिक सर्कल है या जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो डोमेन है, जो इकोनॉमिक पाई है, उसका साइज जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो एफिशिएंसी और इक्वालिटी में अगर हम ट्रेड ऑफ को देखें तो वो ये है कि अगर गवर्नमेंट या सोसाइटी जो है इक्वालिटी की तरफ मूव करती है तो उससे एफिशिएंसी का लॉस है, कि आपका जो बहुत ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, इंसेंटिव उनको कम मिलना मिलना शुरू हो जाता है, तो वो प्रोडक्टिविटी उनकी या एफिशिएंसी। सेकंड प्रिंसिपल, द कास्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसमें होता ये है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमने देखना ये होता है कि कोई भी जो आपका डिसीजन है उसकी कास्ट है, कि आपको कुछ लेने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो उस सेक्रीफाइस करने हम देखते ये हैं, अब फिर हम एनालिसिस करते हैं कि आप जो गेन कर रहे हैं वो क्या है और आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्या है। तो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं, और कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में फिर हम देखते हैं कि जो गेन करने का बेनिफिट है वो ज़्यादा है या जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी कास्ट ज़्यादा है।
अगर तो बेनिफिट ज़्यादा होता है तो हम वो डिसीजन लेते हैं, अगर उसकी कास्ट ज़्यादा होती है तो हम वो डिसीजन नहीं लेते। तो इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कास्ट। जैसे कि आपने सपोज आपके पास कुछ अमाउंट थी, तो आपने ये सोचा कि आप इस अमाउंट से प्रोडक्ट ए खरीदना चाह रहे हैं। आपके पास दो गुड्स हैं, ए एंड बी। आपने ये सोचा था या आपका ये ख्याल था कि आपके पास जो अमाउंट है, जितनी भी लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप उससे गुड ए लेंगे या गुड बी लेंगे। अब जब आप मार्केट में गए हैं, आपने जब मार्केट में देखा कि जो गुड ए है, ये दोनों गुड ए और बी एक दूसरे के नेमोल बदल हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो आपने कहा कि अगर दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं तो आपका बेनिफिट ज़्यादा किस में है, जिसकी प्राइस कम है। तो अगर सपोज हम फर्ज करते हैं कि जो प्रोडक्ट ए है उसकी प्राइस 50 रुपीज़ है और जो प्रोडक्ट बी है उसकी प्राइस 60 रुपीज़ है, और आपके पास जो टोटल इनकम है वो 60 रुपीज़ है। अब अगर तो आप प्रोडक्ट बी लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी थी कुछ यूनिट ए के लेने की, वो आपने ख़त्म कर दी है। तो आपने अगर आप प्रोडक्ट ए लेते हैं तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है ए। अगर आप बी खरीद रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट ए है। और अगर आप ये कहें कि प्रोडक्ट आप ए लें और आपके पास जो है वो 50 रुपीज़ आपने कंज्यूम किए, और अगर एक यूनिट जो है वो 50 का है प्रोडक्ट ए का, तो आपका एक यूनिट कंज्यूम करने की या एक यूनिट को परचेज करने की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है यूनिट ए, एक यूनिट आपका प्रोडक्ट ए का अगर आपने लेना है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी है, कि आप ए को लेने के लिए बी को छोड़ रहे हैं। तो ये आगे उस एग्जाम्पल जो है वो स्टूडेंट स्टडी कॉलेज की एग्जाम्पल लिखी हुई है अपॉर्चुनिटी कास्ट में। गोइंग टू कॉलेज फॉर अ ईयर इज नॉट जस्ट द ट्यूशन बुक्स एंड फीस बट आल्सो द फॉरगॉन वेजेस। तो जैसे एक स्टूडेंट है, वो सपोज इंटरमीडिएट करने के बाद जॉब स्टार्ट कर देता है, तो अगर हम एज्यूम करें कि उसकी जॉब उसको मंथली 20,000 पे करती है, तो या वो 20,000 अर्न कर रहा है, और उसके साथ जो दूसरा स्टूडेंट था उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, अब वो जॉब नहीं कर रहा। अब इस स्टूडेंट का जो लॉस है वो क्या है, एक तो 20,000 पर मंथ। अब इसके स्टडी करने की ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है, लेकिन जस्ट उसके स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी कास्ट ये वेज नहीं है जो वो फॉरगॉन कर रहे हैं। इसके स्टडी की जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो साथ में जो उसने बुक्स खरीदी हैं वो भी है, जो उसने नोट्स लिए हैं वो भी है, जो उसने ट्यूशन फ़ी दी है वो भी है। तो अब आपकी स्टडी करने की जो कास्ट है वो आपका वेज जो आपको नहीं मिल रहा अब, जो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, और दूसरे नंबर पे आपकी बुक्स, आपके सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस हैं या ट्यूशन फ़ी है। उसके बाद थर्ड है रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। फर्स्टली जो है वो हम ये डिफाइन करते हैं कि रैशनल पर्सन क्या होता है। रैशनल पर्सन बेसिकली वो होता है कि जिसको ये पता होता है कि उसका जो वो डिसीजन ले रहा है वो ठीक है या नहीं है। अब उसको डिसीजन उसका ठीक या गलत है वो कैसे पता चलता है, तो उसके पास जो पास की इंफॉर्मेशन होगी उसकी बेस पे वो फ्यूचर को बेसिकली प्रिडिक्ट भी कर रहा होता है और करंट में डिसीजन मेकिंग करता है। तो वो बेसिकली रैशनल पर्सन है, या हम ये कहते हैं कि रैशनल पर्सन वो होता है जो जब डिसीजन लेता है तो वो माइन्यूट सी जो उसका इंसेंटिव है उसको भी वो कंसिडर कर रहा होता है, या उसकी जो माइनर कास्ट है उसको भी वो कंसिडर करता है। तो जब हम एग्जांपल्स लेते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो जिनकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिन लोगों की वो रैशनल हैं। तो रैशनल पीपल सिस्टमेटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन to achieve their objectives and make decisions by evaluating marginal cost and marginal benefit। और वो ये देख रहा होता है कि जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसके डिसीजन की जो कास्ट है वो कितनी है और उसके डिसीजन का जो बेनिफिट है वो कितने हैं। और अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है तो वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अगर उसकी कास्ट ज़्यादा है तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं करता।
तो मार्जिनल बेनिफिट या मार्जिनल कास्ट या मार्जिनल जो चेंज है कास्ट का या बेनिफिट का, तो उस चेंज को बेसिकली हम मेजर करते हैं कि आपका जो स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट है किसी भी आपके एक्शन या किसी भी आपके डिसीजन की, कि जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि आपने किसी भी सपोज आप मार्केट में गए हैं, आपने कुछ यूनिट्स खरीदे हैं एप्पल के। अगर आपने एप्पल का एक यूनिट लिया है 5 रुपीज़ का, और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है वो बेसिकली, या जो आपने उससे बेनिफिट लिया है, जो एनर्जी ली है, वो सपोज उसका लेवल है ए। अब जब आप एक और एप्पल का यूनिट लेंगे और उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी या उससे जो आपको एनर्जी मिलेगी, तो उसको मैं कह रहा हूं कि बी। अब टोटल जो आपको बेनिफिट मिला है वो है ए प्लस बी। अब जब टोटल जब हमने किया, तो टोटल में जब सेकंड यूनिट की हमने यूटिलाइज करने के बाद जो बेनिफिट या जो एनर्जी थी उसको जब हमने ऐड किया, तो ये था बेसिकली चेंज इन टोटल बेनिफिट या चेंज इन टोटल सेटिस्फेक्शन। तो इस चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल चेंज। और इसी तरह से इसकी हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक हमारे पास शॉर्ट टर्म है और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म है। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, ग्रेजुएशन के बाद जॉब स्टार्ट करता है, तो ये उसका या एक स्टूडेंट जो है वो इंटरमीडिएट के बाद जॉब स्टार्ट करता है, तो ये उसका शॉर्ट टर्म का डिसीजन है, लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं है। और अगर एक पर्सन जो है वो ये सोचता है कि अगर मैं 2 साल मजीद स्टडी करूंगा या अगर मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करूंगा, तो मेरी जो इनकम है उसका लेवल डिफरेंट होगा, मेरी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली रैशनल डिसीजन है। अगरचे उसकी बहुत ज़्यादा कास्ट है कि स्टडी की जो उसके 4 साल है, उन 4 सालों में वो उसको वेज जो है वो फॉरगॉन करना पड़ रहा है, उसके एजुकेशन के एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे। तो इससे होगा ये कि अब उसने सोचा मार्जिनल लेवल पे है कि जब वो इन 4 सालों के बाद जॉब स्टार्ट करेगा, तो उसका लेवल पहले वाला वो जो स्टूडेंट जिसने मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद जॉब स्टार्ट की थी, उससे उसकी जो इनकम का लेवल है या उसकी जॉब का लेवल है वो डिफरेंट होगा, और उसके इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो है। नेक्स्ट है रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू द इंसेंटिव्स। कि जो रैशनल पर्सन है, ये बेसिकली जो पहले 4 प्रिंसिपल्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे प्रिंसिपल नंबर 3 में, कि जो रैशनल पर्सन है वो जो है मार्जिन पे सोचता है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो रैशनल पर्सन है वो अपने इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब उसका इंसेंटिव जो है वो बहुत माइनर सा हो तो भी उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे हम अगर ये जो सेकंड लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन एप्पल राइजेस, कि जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की सपोज इंक्रीज होती है, तो लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ रही होती है तो परचेजिंग कम कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आप अब जब प्राइस बढ़ती है तो आप परचेजिंग कम क्यों करते हैं, क्योंकि आपको वो जो प्रोडक्ट है वो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो इस वजह से आप उन्हीं जो आपकी अमाउंट है उससे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनकी प्राइस जो है वो कम है। तो ये बेसिकली इंसेंटिव है कि आप किस तरीके से प्राइसेस को जब कम होती हैं तो आप ज़्यादा ले लेते हैं, तो आप इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं। पहले वाले में हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, उसके बाद हमने कहा कि वो जो आपने डिसीजन मेकिंग की है, जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने सोचा है कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये इस तरह से करना है, या मैं रैशनल पर्सन हूँ, मैं ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ। अब वो सारी की सारी जो प्रैक्टिकली हमने चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो वो उसके लिए हमें एक जो है वो इंटरेक्शन चाहिए। तो जैसे ट्रेड ऑफ की हम बात कर रहे थे कि आपने कोई चीज़ परचेज करनी है या आपने कोई और डिसीजन लेना है, तो वो मार्केट में लेंगे। तो अब लोगों के साथ आपकी जो है वो इंटरेक्शन होगी। तो इसमें जो प्रिंसिपल नंबर 5 है वो है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। सिक्स्थ है मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
Seventh one is government can sometimes improve economic outcomes. Trade can make everyone better off. अच्छा, इसमें ट्रेड का मतलब ये है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ या एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, तो इसमें ये होता है कि अगर हम ये कहें कि जो चीज़ें मैंने यूटिलाइज करनी है वो सारी की सारी मैं खुद ही प्रोड्यूस करूं, तो ऐसा एक तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरे नंबर पे जो हर पर्सन है वो हर चीज़ में एफिशिएंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, rather than being self sufficient people can specialize in producing one good or service and exchange it for other goods। तो जब हमने किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उससे क्या होता है कि हमारे कम रिसोर्सेज के साथ हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और जो गुड्स एंड सर्विसेज जिनमें हम एफिशिएंट नहीं है वो हम दूसरों से लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक पर्सन को जो है वो इससे बेनिफिट मिलता है कि आप जिन रिसोर्सेज में बेस्ट हैं या जिन चीज़ों में आपकी स्पेशलाइजेशन है, आप जस्ट वही चीज़ें प्रोड्यूस करें। या अगर हम इसको एज ए होल देखें किसी भी कंट्री लेवल पे, तो इसमें भी ये होता है कि जो कंट्री जिस चीज़ में एफिशिएंट है वो चीज़ें प्रोड्यूस करे। जैसे हमारे पास दो तरह की इसमें एग्जांपल्स होती हैं। एक होता है कि अगर कोई कंट्री ऐसा है जिसमें लेबर ज़्यादा है, और अगर एक कंट्री जो ऐसा है जिसमें कैपिटल ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है वो वही चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिसमें लेबर ज़्यादा यूटिलाइज होती है। और अगर एक कंट्री जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है जिसमें कैपिटल ज़्यादा है, तो वो वही चीज़ें प्रोड्यूस करेगा जिसमें कैपिटल ज़्यादा होता है। तो लेबर अबंडेंट कंट्रीज जो हैं वो लेबर इंटेंसिव गुड्स यूटिलाइज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज हैं वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है। एक तो स्पेशलाइजेशन से हम एफिशिएंटली ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और दूसरा नंबर पे ये होता है कि एक ट्रेड का एक दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको अगर बेटर प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है, तो आप अगर आपको बेटर प्राइस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है, तो आप अपनी गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करें। और हाँ, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें सस्ते मिल रही हैं, तो उनको अपनी डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करने की बजाय वो बाहर से इंपोर्ट कर लें। Markets are really a good way to organize economic activities. A market economy is an economy that allocates resources through the decentralized decisions of many firms and households as they interact in markets for goods and services. Organized economic activities means to determine what goods to produce, how to produce, how much of each to produce, and who gets them। कि आपने बेसिकली ये डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन कौन करेगा, कितनी प्रोडक्शन करनी है, और उसको ख़रीदेगा कौन। अब ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं ये परफॉर्म कहाँ होती हैं? मार्केट में। तो मार्केट फिर क्या हुआ कि मार्केट बेसिकली इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गेट टुगेदर, जहाँ पे बायर्स आते हैं, कुछ जो है वो परचेज करते हैं, और जो सेलर्स हैं वो कुछ जो है वो सेल कर रहे होते हैं, और ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये मार्केट में ही परफॉर्म होती हैं। और इन एक्टिविटीज़ को जो है वो एक अपर हैंड है जो देख रहा होता है। इन एक्टिविटीज़ को बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या ये जो मार्केट का आउटकम है ये डिक्लाइन कर जाता है। तो इस आउटकम को बेहतर करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। अब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है, गवर्नमेंट का जो है वो इन्वॉल्वमेंट ठीक होती है या नहीं ठीक होती, और अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मार्केट के वेलफेयर के लिए हो तो वो जो है वो बेहतर होती है। और इसी तरह से जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर मार्केट में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आता है, मार्केट में कोई इशू आता है, तो गवर्नमेंट उसके आउटकम को जो है वो मार्केट को इम्प्रूव कर सकती है, उसके इकोनॉमिक आउटकम्स को, उसके आउटपुट को बढ़ा सकती है।
और साथ में लिखा हुआ है सम टाइम्स। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर ऑल द टाइम इंटरफेयर करती रहे तो उससे मार्केट डिस्टर्ब होती है, उससे जो इन्वेस्टर है वो डिस्टर्ब होता है, उसका इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में नहीं रहता या बिजनेस में नहीं रहता। अब जो यहाँ पे जो मेन रोल है गवर्नमेंट का वो बेसिकली क्या था कि जब लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को ना मिल रहे हों, लोगों की जो जैसे पब्लिक गुड्स हैं, सपोज मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पब्लिक गुड है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो वो हम कोई भी जो सिटीजन है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन उनको यूटिलाइज नहीं करने देता तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि आज से 10-12 साल पहले एक सिकंदर नामी शख्स था जिसने इस्लामाबाद के एक रोड को ब्लॉक कर दिया था। तो जब उसने ब्लॉक किया तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मार्केट की जो एक्टिविटीज़ थी वो फ्रीज होना शुरू हो गई थी। तो उससे वो एक बैरियर था, उसको हटाने के लिए फिर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में कोई मोनोपोली पावर आ जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसके साथ जो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। समटाइम जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो जो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज की जा रही है उसको डिक्लाइन किया जाए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो लॉस है वो कम हो। अब उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा प्रॉब्लम आता है कि मार्केट में एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी जो है वो फैक्ट्री काम कर रही है जिसके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस नहीं है, जिससे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे टेम्परेचर उस इलाके का चेंज हो रहा है, जिससे स्मोक आता है। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो वेलफेयर है या वो उस इलाके के जितने लोग जो डिस्टर्ब हो रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कौन करेगा, तो वो गवर्नमेंट जो है वो रिजॉल्व करती है। अब पहला जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट रोल फॉर गवर्नमेंट इज टू इन्फोर्स द प्रॉपर्टी राइट्स। अब जब प्रॉपर्टी राइट नहीं होते तो फिर होता क्या है, फिर लोगों को जो है वो काम करने के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो मोटिवेशंस हैं वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती हैं, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जब लोगों के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं लोगों को वो नहीं होते या वो रिस्क पे होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि मार्केट फेलियर, मैंने सिकंदर नामी शख्स की एग्जांपल दी कि जब मार्केट में कोई फेलियर आता है, मार्केट में फेलियर का मतलब है कि मार्केट में जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली एलोकेट नहीं हो रहे। व्हेन द मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, कि जब आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे मार्केट में तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। उसके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होते या क्यों मार्केट फेल होती है, तो उसमें नंबर 1 है एक्सटर्नैलिटीज, नंबर 2 मार्केट पावर। अब एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, बेसिकली होता ये है कि द डिसीजन ऑफ एन इकोनॉमिक एजेंट विच अफेक्ट्स द अदर इकोनॉमिक एजेंट, कि एक इकोनॉमिक एजेंट का डिसीजन है जो दूसरे इकोनॉमिक एजेंट को अफेक्ट कर रहा है। अब बेसिकली जो है इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज किसी एक सोसाइटी में कोई एक पर्सन जो है वो आके एक फैक्ट्री लगा लेता है जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक जो है वो आती है, या जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो या वाटर पोल्यूशन है या नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे क्या होगा। अब डिसीजन उस पर्सन का है लेकिन इफेक्ट कौन हो रहे हैं, दूसरे लोग। ये एक्सटर्नैलिटी कौन सी है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में आता है। अब अगर एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गंदगी थी या गवर्नमेंट वहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत पार्क बना देती है, तो अब यहाँ पे जो है वो डिसीजन किसी दूसरे का इकोनॉमिक एजेंट का है, लोगों वहाँ के रहने वाले लोगों का नहीं है, लेकिन वो उससे बेनिफिट ले रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में आता है। तो मेन हमने कहा ये है कि व्हेन द प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ अ गुड अफेक्ट्स बाय स्टैंडर्ड्स, ये बाय स्टैंडर्ड कौन है ना, जिसका डिसीजन नहीं था, जो उससे इफेक्ट हो रहा है। मार्केट पावर क्या होती है, मार्केट पावर बेसिकली जैसे मैंने एग्जांपल दी मोनोपोली की, कि मार्केट अ सिंगल बायर और सेलर है सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट प्राइस, जैसे मोनोपोली है। तो हमारे यहाँ अब अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं कि मोनोपोलिस्ट, कोई भी मोनोपोलिस्ट पावर है मार्केट में, वो प्राइस को एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होता है,
तो उससे फिर गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है ताकि जो बायर्स का वेलफेयर है उसके लिए गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर करती है। तो ये बेसिक मेन पॉइंट था कि समटाइम्स जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है मार्केट में तो उससे मार्केट का आउटकम जो है वो बेहतर हो सकता है। तो इसी तरीके से स्टार्ट हमने क्या किया था कि मार्केट फेल कब होती है, जब रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो रहे होते एफिशिएंटली। तो अब इस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, इस एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए या इस एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पॉलिसीज़ के थ्रू जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि एफिशिएंसी को मेंटेन किया जाए और मार्केट जो है वो प्रॉपरली। नेक्स्ट है पहला पार्ट मैंने ये बताया था कि जिसमें हमने डिसीजन मेकिंग की बात की। दूसरा पार्ट था जिसमें हमने ये कहा कि जो है वो इंटरेक्शन किस तरह से होगी लोगों की। तो वो उसके लिए हमने कहा कि वो मार्केट में इंटरेक्ट करेंगे बायर्स एंड सेलर्स, और मार्केट ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करती हैं। और उसके बाद हमने जो लास्ट वन था वो ये कहा कि अगर मार्केट आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं कर रही, अगर मार्केट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से उस मार्केट को जो है वो उसके आउटकम को बेहतर किया जा सकता है। द थर्ड पार्ट इज द फोर्सेस एंड ट्रेंड्स दैट अफेक्ट हाउ द इकोनॉमी एज ए होल वर्क्स। अब इसमें मेन है कि इसमें ज़्यादा जो है वो एग्रीगेट लेवल पे हम देखेंगे कि इकोनॉमी किस तरह से काम करती है और उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं। नंबर 1 या प्रिंसिपल नंबर 8, the standard of living depends on a country's production. Number 9, prices rise when the government prints too much money. Number 10, society faces a short-run trade-off between inflation and employment. Number 8, अच्छा यहाँ पे इसको दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बी मेजर्ड इन डिफरेंट वेज बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम और बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ए नेशंस प्रोडक्शन। तो एक तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करना है और दूसरे नंबर पे हमने देखना ये है कि किस तरीके से प्रोडक्शन से जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कैसे होता है, ये उस पर कैसे डिपेंड करता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए हमने ये कहा कि जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड बेसिकली इनकम आपकी बताती है कि अगर इनकम ज़्यादा है तो लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली बेहतर होगा। और जैसे एक एग्जांपल है, सपोज जब इनकम कम है किसी भी हाउस होल्ड की, उसकी अर्निंग का लेवल कम है, तो या अगर हम किसी एक ऐसे हाउस होल्ड की बात करें जो बैकवर्ड एरिया में रहता है जिसका इनकम लेवल बहुत लो था, अब जब जैसे जैसे उसने अपने इनकम लेवल को इम्प्रूव किया, उसकी अर्निंग बेहतर हुई, तो उसने बैकवर्ड एरिया से मूव करना शुरू कर दिया अर्बन एरियाज में। अब जब वो किसी अर्बन एरिया में मूव करेगा तो वहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस तरीके से इम्प्रूव होता है, वहाँ पे उसकी जो लिविंग है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट है उसकी। जैसे सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ पे आपके एक्सपेंस ज़्यादा हैं, वहाँ के पे आपके लिए आपकी जो गाड़ी है वो आपकी वो भी आपकी इनकम पे डिपेंड करती है कि आपके पास कन्वेंस किस तरह से है, या आपके बच्चों का जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या है, वो उनकी स्कूलिंग किस तरह से है, आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो किस तरह से है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बताती हैं और ये डिपेंड कर रहा होता है इनकम पे। जितनी जितनी इनकम हमारी ज़्यादा होती है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न बेसिकली चेंज हो रहा होता है और वो कंजम्पशन पैटर्न जो है वो चेंज ही हमारी इनकम से होता है। उसके बाद अगर हम एज ए होल जो है वो कंपैरिजन कर रहे हो तो हम एक कंट्री की इनकम को दूसरे कंट्री की इनकम से मेजर कर सकते हैं, या एक कंट्री की जो मार्केट का आउटकम है उसको किसी दूसरी कंट्री की मार्केट के आउटकम के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को देखें कि मार्केट का जो आउटपुट है वो इम्प्रूव कैसे होता है या वो किस तरीके से डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। सपोज अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है किसी भी कंट्री में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होने की वजह से जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो इंडस्ट्री गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे सबसे पहले क्या होगा कि वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगी। जब वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करती है
तो डेफिनेटली वो लेबर को हायर करेगी। अब जब वो लेबर को हायर करेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं मार्केट में। प्रोडक्शन के ज़्यादा होने की वजह से पहला पॉइंट क्या हुआ कि लेबर की डिमांड इंक्रीज की है, क्योंकि उस प्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेस है वो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है। अब अगर लेबर की डिमांड इंक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अब इन जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से क्या हुआ कि जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उनकी इनकम इंक्रीज कर जाएगी। जब उनकी इनकम इंक्रीज करेगी तो उस इनकम को इंक्रीज करने से वो क्या करेंगे, इनकम के ज़्यादा होने की वजह से वो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा करेंगे। जब वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वो डेफिनेटली उन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, तो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। अब यही जो कंजम्पशन है बेसिकली, इसमें जब इम्प्रूवमेंट आती जाती है या इसका जो पैटर्न स्मूथ होता है या बेहतर होता है, तो यही आपके लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितने है। आपका जो है वो आपके पास मोबाइल फ़ोन कैसा है, आपके बच्चों की स्कूलिंग किस लेवल की है, आपका रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, आपके पास कन्वेंस किस तरह से है, या आपकी जॉब का लेवल क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें, आपका रहन सहन, ये सारे का सारा आपका जो है वो कंजम्पशन पैटर्न से है, आपकी कंजम्पशन से है, और ये सारा डिपेंड कर रहा है आपकी इनकम पे। और इनकम कहाँ से आ रही है, जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो लिविंग स्टैंडर्ड इसका मतलब है कि अगर आपने इम्प्रूव करना है तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, तो उससे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इम्प्रूव होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड को मुहैया करने के लिए एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो प्रोडक्टिविटी है। तो प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, लेकिन आप जब हमने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है तो उसमें एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। अब ये प्रोडक्टिविटी क्या है, जब हमने लेबर को हायर किया तो एक जो यूनिट ऑफ लेबर है उसको काम करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना काम कर सकते हैं, कम टाइम में वो कितने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के बाद कितना आउटपुट देगा। तो पर यूनिट जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। या हम ये कह लें द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ यूनिट ऑफ लेबर, कि अगर एक लेबर का यूनिट जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये उसकी प्रोडक्टिविटी है। अब ये प्रोडक्टिविटी डिपेंड कहाँ पे, किस पे करती है, उसकी स्किल्स पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, जो कि वर्कर्स के लिए किसी भी इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो उससे जो है वो आपके जो रिसोर्सेज, स्पेशली वो रिसोर्सेज जो डिप्लीटेबल है, तो जब हम डिप्लीटेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं या हमारी बाकी जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा बच जाते हैं, तो आपका जो लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा होता है। नंबर 9, prices rise when the government prints too much money। अब बेसिकली प्राइसेस का बढ़ना, इसका इसके और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो फैक्टर है वो ये है कि जब गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी ज़्यादा करती है तो उससे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, और प्राइसेस का कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करना जो है वो इन्फ्लेशन कहलाता है। अब लेकिन ये वाला जो मेन पॉइंट है, ये ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट करता है वो शॉर्ट रन में करता है। अब जैसे अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है वो प्रिंटिंग ऑफ मनी जब ज़्यादा करती है तो उससे क्या होता है, जैसे ये यहाँ नीचे उसने जो है वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज काज्ड बाय द एक्सेसिव ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी, कि जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को ज़्यादा प्रिंट कर रहे होते हैं उससे इन्फ्लेशन आती है, विच काज द वैल्यू ऑफ मनी टू फॉल, कि जिससे जो मनी की वैल्यू है जो वो डिक्लाइन कर रही होती है। द फास्टर द गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी द ग्रेटर द इन्फ्लेशन रेट। तो जैसे जैसे हम इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, कि जैसे ही गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी ज़्यादा करेगी तो उससे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब प्रिंटिंग ऑफ मनी ज़्यादा होती है, वो बेसिकली गवर्नमेंट क्यों प्रिंट कर रही होती है ज़्यादा अमाउंट,
तो जब गवर्नमेंट की नीड्स बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी करती है। जब वो नीड्स टैक्सेस से रेवेन्यू से पूरी नहीं होती तो गवर्नमेंट उन नीड्स को पूरा करने के लिए प्रिंटिंग ऑफ मनी करती है। और जब गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी ज़्यादा करेगी उससे क्या होता है, अब वो सारे का सारा जो गवर्नमेंट ने जो मनी प्रिंट की है वो मार्केट में इंजेक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने उससे लोगों को सैलरीज देनी थी, वो पैसा मार्केट में आएगा। गवर्नमेंट ने उससे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ परचेजिंग की है, तो उसके बाद वो जो मनी है वो सारी की सारी मार्केट में आई है। अब जैसे ही मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, उससे क्या होता है, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, प्रिंटिंग ऑफ मनी गवर्नमेंट ने की, मार्केट में पैसा ज्यादा आया, उससे क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज की है। अब जब लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है तो उससे क्या होता है, लोग डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करते हैं। जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है उसको बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, अब डिमांड जब ज़्यादा होती है तो प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली रमज़ान में ऐसा होता है कि फ्रूट बहुत महंगा होता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये है कि एक तो लोग उसकी परचेजिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ अपने लिए कुछ चैरिटी के लिए। तो उससे जैसे उसकी डिमांड, अब सप्लाई तो उसकी लिमिटेड है, अब जब उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही होती है तो उससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो जिस तरीके से डिमांड इंक्रीज कर रही है उससे जो है वो प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी जो बैक पे मेन पॉइंट था वो ये था कि जब गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी ज़्यादा करती है तो उससे जो है वो डिमांड इंक्रीज हो रही होती है और उससे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है उसकी बजाय अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू की कलेक्शन है टैक्सेस के थ्रू, उसको, उसके बाद 10th है, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो शॉर्ट रन में होता ये है कि सपोज मार्केट में या किसी भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और इससे प्रॉब्लम क्या आता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो डेफिनेटली लोगों के पास, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके पास इनकम भी नहीं है। तो जब उसकी इनकम कम है तो उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो जब वो चीज़ों को परचेज नहीं करेगा, उसको उसकी मार्केट में प्रोडक्शन कम होगी। अब जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगी, तो उससे मज़ीद अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, कि मज़ीद जो है वो लोग उस सर्कल में आते जाते हैं कि जो बेरोज़गार हो रहे हैं या जो गुर्बत का वो जो चक्कर है उसमें। किसी भी सोसाइटी में तो किसी भी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए समटाइम ये होता है कि जो प्राइसेस इंक्रीज कर रही होती हैं, शॉर्ट रन की पॉलिसी हो सकती है ऐसी कि प्राइसेस का बढ़ना या इन्फ्लेशन का किसी भी इकोनॉमी में ज़्यादा आना, ये लोगों को जॉब्स देती है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, तो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसका इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो मार्केट में अपनी जो उसका शेयर है सेल का वो बढ़ाए। तो जब वो उसको इंक्रीज करेगा तो वो डेफिनेटली लोगों को जॉब्स देगा, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस करती है। और ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कुछ कंट्रीज़ में वीक है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है वो एग्जिस्ट करता है साथ। इसके बाद इसको जो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था इस इन्वर्स रिलेशनशिप को, वो फिलिप्स ने किया था। तो फिलिप्स ने ये कहा था कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो जो लॉन्ग रन है उसमें इन्फ्लेशन उस अनएम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। और शॉर्ट रन में जस्ट ये है कि कुछ टाइम फ्रेम के लिए जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए लोगों को ज़्यादा जो है वो हायर कर लेते हैं, जॉब्स देते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होता है कि जब आपके पास इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होना शुरू हो जाती है, तो उससे दोबारा वही कंडीशन आ जाती है कि जो स्टार्ट में थी कि अनएम्प्लॉयमेंट उससे फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है उसमें तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। यहाँ तक जो है वो हमने जिन चीज़ों को डिस्कस की है वो एक दफ़ा देता हूँ, उसको समराइज़ कर देता हूँ
उसमें हमने स्टार्ट यहाँ से किया कि इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। उसमें हमने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को डिस्कस किया। इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है हमने उसकी बात की। फिर हमने कहा कि उसकी जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि हम सारे जो है वो फेस कर रहे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज की और अनलिमिटेड डिज़ायर्स की, उसकी हमने बात की। फिर हमने जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने डिटेल में हमने उनको डिस्कस किया विद एग्जांपल्स के कौन सा प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से जो है वो उसका मतलब क्या है और किस तरीके से उसकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद जो है अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे abubikiq@gift.edu.pk abubakar.siddiq@gift.edu.pk। तो अदरवाइज़ जो सेकंड सोर्स है वो मैनकीव की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसको जो है वो आप देख सकते हैं अगर मज़ीद क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो आज के लिए जो है वो आपका शुक्रिया।